ठीक है, चलो भाई नाउन पढ़ लेते हैं। अब नाउन ख़त्म करेंगे आज अपन। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक बात समझेंगे यहाँ पे। नाउन यूनिट क्या होती है? नाउन यूनिट होती है कि जब आपके सामने नंबर लिखा मिले, फिर यूनिट लिखी मिले, फिर नाउन लिखा मिले। ठीक है ना? नंबर लिखा मिले, यूनिट लिखी मिले और नाउन लिखा मिले। इधर देख लो, नंबर यूनिट फिर नाउन लिखी मिले तो बीच वाली यूनिट हमेशा कैसी रहती है? ये सिंगुलर रहते हैं, इसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसी रहेगी? हमेशा सिंगुलर। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 इंचेज पाइप, तो आप मुझे एक बात बताइए, 2 इंचेज पाइप्स लिखा मान लो मैंने, तो आप मुझे बताइए कि पाइप्स क्या है? नाउन। ये इंचेज क्या है? नहीं पता, लेकिन 2 क्या है? नंबर। तो यहाँ पता लग गया क्या है अपने आप में? यूनिट। क्या है ये? यूनिट। और ये प्लूरल नहीं हो सकती, सिंगुलर आएगी तो ये आएगा इंचेज। 2 इंच क्या आएगा? 2 इंच। दूसरा एक आता है इंडेफिनेट यूनिट होती है, जिसमें आपको मान लो अगर यूनिट पहले लिख दी है, क्या लिख दी है? यूनिट को पहले लिख दिया है, उसके बाद ऑफ लगाया है और फिर से नाउन लिखा है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये यूनिट हमेशा कैसी रहती है? उस टाइम प्लूरल रहेगी। शुरू में लिखी जाएगी तो कैसी रहेगी? प्लूरल। और ये नाउन भी कैसा रहेगा? प्लूरल। और आगे आने वाली हेल्पिंग ऑफ भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। आगे आने वाली हेल्पिंग ऑफ भी कैसी रहेगी? प्लूरल ही रहेगी। क्लियर ये बात? आगे आने वाली हेल्पिंग ऑफ भी प्लूरल रहती है। तो तो मैंने जैसे लिखा थाउजेंड्स, ये मैंने लिखा थाउजेंड ऑफ बुक्स, थाउजेंड ऑफ बुक्स इज ऑब्लिक आर प्रिंटेड। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या एरर लग रही है इसमें? पहली बात तो थाउजेंड आपने यूनिट को पहले लिखा है, तो थाउजेंड नहीं थाउजेंड्स होना चाहिए। बुक्स प्लूरल है तो इज रही आर होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आप दोनों तरीके से सही कर सकते हो क्वेश्चंस को। देखो यहाँ लिखा हुआ है मंजीत हैज़ बॉट 4 डजन्स ऑफ एग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स। देखो आप अगर इसको देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट को पहले लिखा है, प्लूरल है, ऑफ भी सही है, पेंसिल्स भी सही लिखा हुआ है। दिक्कत कहाँ है? आपने देखा 4 डजन्स और एग्स। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। देखो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? एग्स नाउन, ये 4 क्या है? नंबर, और ये बीच में ये क्या है? यूनिट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑफ भी हटाना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 डजन एग्स। आपको एस और ऑफ दोनों हटाने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना? आप या तो चाहो तो इसको ऐसे सही बना सकते हो, क्या लिख के? 4 डजन एग्स लिख सकते हैं। इसको एस और ऑफ दोनों हटाने पड़ेंगे। अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं हम इसे सही नहीं कर रहे, तो आप क्या करो फिर? मान लो अब क्या करा, इस 4 को ही हटा दिया, अब अपने आप में ठीक है ये। अरे हाँ या ना? ऐसा 4 को हटा दो, फिर डजन्स ऑफ एग्स अपने आप में ही सही है, क्योंकि डजन शुरू में लिखा गया तो प्लूरल आ गया, ऑफ के बाद वो भी प्लूरल आ गया। तो आप चाहो तो दोनों तरीके से इसको सही कर सकते हो। 4 डजन एग्स लिखोगे तो भी सही है, अगर आप इसको लिखेंगे डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स, तो ये भी ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये होती है डेफिनेट यूनिट और इनडेफिनेट यूनिट है ये दोनों। वो डेफिनेट है जिसमें नंबर लिखा मिलेगा, और इनडेफिनेट कौन से? जिसमें नंबर लिखा नहीं, यूनिट पहले लिखी मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, हटा दें इसको यहाँ से। ये आप सब एक बार देख लें भाई, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है? हम्म। नेक्स्ट देखो, कुड यू प्लीज लेंड मी 5,000 रुपीज। तो आप मुझे फॉर अ वीक। अब यहाँ पर देखो कुड यू प्लीज लैंड मी, 5 सही है, यहाँ पर 1000 भी सही लिखा है, रुपीज़ भी सही लिखा है, नो एरर। कुड यू प्लीज लैंड मी, प्लीज लिखा है तो कुड ही आएगा, वुड लिखने की जरूरत है नहीं। कई लोग वुड लिखते हैं, कुड की जगह सही है कुड भी। नेक्स्ट, लैक ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच। अब बताओ लैक या लैक्स? ये लैक्स होना चाहिए क्योंकि यूनिट को पहले लिखा है तो प्लूरल आनी चाहिए ना, तो लैक्स होगा, ये में गलती थी। नेक्स्ट, 30 मिलियन ऑफ पीपल। अब आप मुझे तो 30 क्या है? नंबर है, मिलियन क्या है बीच में? यूनिट, पीपल क्या है? नाउन, तो ऑफ गलत है। क्लियर? नेक्स्ट वन, कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेज रूलर। 10 क्या है बताइए आप?
नंबर, इंचेज क्या है यूनिट, रूलर क्या है नाउन, तो इंचेज या इंच, इंच आएगा। 10 इंच रूलर। आगे का समझ में क्या है, अभी एक कंसेप्ट बताया, चलें आगे। चलो, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ। आपको ये बोला, देखो एक बार बताओ, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2, ये क्या है नंबर, माइल्स क्या है यूनिट, और वॉक क्या है नाउन, तो माइल्स हो गया माइल होगा, माइल होगा। अभी बताया ना बीच में यूनिट आएगी तो सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट वन इज नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन। एडवर्स मतलब कोई मैटर नहीं करता कितनी खराब सिचुएशन है। इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी। देखो योर के बाद ये स्टडी तो नाउन होता है, ये तो सॉरी वर्ब है, तो हमको नाउन बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा स्टडीज, STUDIES। आपको ये बात तो पता है ना कि माई आ जाए, आर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए और इट्स आ जाए, ये सारे कौन से केस हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इनके बाद में नाउन आता है बाद में। यहाँ पर ये वर्ब है स्टडी, तो स्टडी नहीं, क्या आना चाहिए था स्टडीज। क्लियर, आवाज़ तो आ रही है ना मैम इसमें वीडियो में देख लीजिए आप, पता लगा आवाज़ ही नहीं आई। नेक्स्ट वन, हैविंग वॉन द वर्ल्ड कप। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक बात जरूर ध्यान रख लें, पहले क्वेश्चन आया हुआ है। हैविंग के साथ कौन सी फॉर्म आती है अगर वर्ब लिखनी है, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये तो सही लिखा है, विन की थर्ड फॉर्म। हैविंग वॉन द वर्ल्ड कप फॉर 3 times, उन्होंने 3 बार जब वर्ल्ड कप जीत लिया। ऑन द ट्रॉट, ट्रॉट मतलब एक सीरीज में ट्री टीम है। ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी इन हाई स्पिरिट्स। देखो स्पिरिट जो होती है ना, स्पिरिट SPIRIT, ये स्पिरिट होती है एनकरेजमेंट या उत्साहित होना, उत्साहित होना। स्पिरिट जानते हो ना आप, उनकी मतलब जोश, जोश में होना, जोशीला होना। और एक होता है स्पिरिट्स, RIT, स्पिरिट होती है भूत प्रेत आत्माएं। तो आप बताओ ऑस्ट्रेलिया में जोश था या उनमें आत्माएं आ गई थी? 3 बार कोई आदमी जीत गया है सीरीज को, तो उनमें आत्मा आ जाएगी या उनमें जोश आएगा? जोश आएगा। कुछ लोगों में आत्मा भी आ जाती है, तो उनसे बच के रहें आप, स्पिरिट्स नहीं होगा, स्पिरिट होगा। नेक्स्ट वन इज सी विल हैव फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क बाय द नेक्स्ट मंडे फॉर श्योर यू कैन थिंक ऑल ऑफ अलॉटिंग अनदर असाइनमेंट टू हर। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि आपके सामने फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस, कई बार फ्रैक्शन को लिख के देंगे वो आपको, तो आप ध्यान रखें फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर, देखो ध्यान रखें, न्यूमरेटर 1 है ना, 1 अपॉन कुछ भी लिखा है, मान लो 3 लिखा है, तो आप इसे सिंगुलर ही लिखते हैं, 1/3 लिखेंगे या 1/3 लिखेंगे, 1/3 या 1/3। तो आप बताओ जब भी आपका न्यूमरेटर 1 होगा ना, तो इसको सिंगुलर लिखते हैं 1/3 इज, ये 1/3 आर गलत है, क्या लिखते हैं 1/3 इज। लेकिन जैसे ही आपका ये न्यूमरेटर किससे बड़ा हो जाता है, 1 से बड़ा हो जाता है, अब कुछ भी हो जाए, जैसे ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो आपका ये पूरी यूनिट कैसे बन जाएगी, बनेगी वाली हेल्पिंग ऑफ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3, तो आप अब बताओ 2/3 इज या 2/3 आर, क्या लिखेंगे बताओ, 2/3 या 2/3। अब आपको पता है न्यूमरेटर 1 है या 2 है, अब 1 से ज़्यादा हो गया है न्यूमरेटर, जैसे 1 से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल हो जाएगा तो क्या आना चाहिए, 2/3 इज या 2/3 आर, 2/3 आर। समझ रहे हैं? तो यहाँ बताइए क्या लिखा है यहाँ पर, सी विल हैव फिनिश 2/3, 2/3 हो गया, 2/3 होगा, 2/3। आगे क्या समझ में ये। नेक्स्ट वन, यू कैन थिंक, अच्छा इसी में, सी इज गुड एट इंग्लिश, ठीक है सही है ये, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट फुल मार्क। देखो मैंने अभी ये शायद कल ही बताया आपको कि मार्क जो होता है ना, मार्क ये सिर्फ एक साइन है। मार्क का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक साइन। लेकिन हमें यहाँ मार्क्स से मतलब नहीं है, हमें मार्क मतलब मार्क्स से, मार्क्स क्या होते हैं, नंबर। तो आप बताओ
अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आपका साइन बहुत अच्छा होगा, या फिर आप मार्क्स अच्छे लाओगे इसमें, तो हम मार्क्स लाएंगे ना कि मार्क। नेक्स्ट वन इज माई मदर डज नॉट लाइक दो सॉर्ट ऑफ गाइज। देखो एक बार बताओ, दोज एक प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड है तो शॉर्ट नहीं शॉर्ट्स होगा, ठीक है, क्या होगा, शॉर्ट्स होगा। देखो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ भाई, एनडीए के लिए तो कंफर्म है, ये 30 दिन की क्लास रेगुलर लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे अब मैंने नाउन कराया, हो सकता है आज जैसे टाइम मिला अभी और, तो मैं इसको कंप्लीट, सॉरी कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा टेंस के, आप उनको देखेंगे, उससे सारे कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं टेंस के। तो एरर वाला पार्ट मैं शुरू में 4-5 दिन एरर पढ़ाऊंगा, उसके बाद वोकेबलरी पढ़ाऊंगा आपको। वोकेबलरी की पीडीएफ यहाँ पढ़ाऊंगा, चलती रहेगी, और उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये 1 महीने आप ढंग से ले लीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत कुछ इसी में से आया है, ठीक है। चलो, बहुत कुछ नहीं, मैं 90% कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा, देख लेना, बस एक पैसेज को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाएगा जो पढ़ाया हुआ है। तो ये समझ में तो आ रहे हैं ना आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर सॉरी यूट्यूब पे जो लाइव चल रहे हैं वो इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, और बाकी जो यहाँ बैठे हैं वो क्या करेंगे, लिख लो, लिखना है तो। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, देखो माई मदर डज नॉट लाइक दोज। अब देखो दोज एक अपने आप में कैसा है, दोज एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल है, आपको पता है ना, दीज और दोज, ये दीज और दोज ये दोनों के दोनों कैसे वर्ड्स हैं, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो बताओ अपने बाद नाउन भी कैसा लेंगे, नाउन भी प्लूरल ही लेंगे, कैसे लेंगे, प्लूरल। तो आप एक बार बताओ, दोज लिखा है तो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स ऑफ गाइज, बाकी सब ठीक है। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सो वी शुड कीप आर सराउंडिंग। मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखाए होंगे, और नहीं लिखाए तो आप देख लो भाई, ऐसे कुछ वर्ड्स होते थे तो जो हमने प्लूरल नहीं बनाया इनको, इसको हमारे नेचर ने, हमारे बिहेवियर ने प्लूरल बना दिया। जैसे थैंक आजकल लिखना गलत है, थैंक नहीं होता, क्या होता है, थैंक्स। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ध्यान रखिए भाई, इनमें एस लगता है, ठीक है ना। एक ऐसे ही एम्बर नहीं होता, एम्बर होता है ज्वाला, तो एम्बर्स होता है, एम्बर नहीं होता। प्रीति ज्वाला, जैसे हम माचिस जला जो आग निकलती है ना उसको ज्वाला कहते हैं, ऐसे ही एस नहीं होता, क्या होता है, एसेज, राख, एसेज क्या होती है, राख। ऐसे ही सराउंडिंग नहीं होता, क्या होता है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग नहीं होता, क्या होता है, सराउंडिंग्स। ऐसे ही पर्टिकुलर लिखना गलत है, क्या होता है, पर्टिकुलर्स, क्या होता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। ऐसे ही आर्म लिखना गलत है, क्या होता है, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख। समझ गए हैं कि क्या है ये हमारे, हमने नहीं किया इनको, इनको बिलोंगिंग नहीं होता, क्या होता है, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग लिखना भी गलत है, क्या होता है, बिलोंगिंग्स। तो आप ध्यान रखें, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हमने नहीं, हमारे नेचर, हमारे बिहेवियर ने इनको चेंज कर दिया है। तो सराउंडिंग नहीं, क्या होना चाहिए था, आर सराउंडिंग्स, क्या होना चाहिए था, आर सराउंडिंग्स। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत भाई इसमें, चलें आगे, चलो। ये देखो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, नाउन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म है भाई, ठीक है ना। कुछ लोग नशे पत्ते करके बैठे हैं थोड़े थोड़े बहुत, उनको लग रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कम किया करो ऐसे नशे। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। एक बात बताओ, देखो रिच बेसिकली क्या है, एक रिच अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। पता कैसे लगा, जैसे मान लो मैंने लिखा ही इज रिच पर्सन, अ रिच बॉय, मैंने लिखा ही इज अ रिच बॉय, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ही क्यों, ही इज वॉट, तो आपने बोला बॉय, तो बॉय यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अरे हाँ या ना। लेकिन वो कैसा बॉय है, रिच, और नाउन के बारे में बताने वाला शब्द ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, ये ए आया है। लेकिन मान लो मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने इधर लिखा वह एक अमीर आदमी है, वह एक अमीर आदमी है। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मामला क्या है। मैं पूछूं वह कौन है, तो आप कहेंगे सर आदमी है, अरे हाँ है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई। कैसा आदमी है ये, अमीर। तो इस नाउन के बारे में बताया किसने, अमीर ने, तो अमीर कौन हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। और आदमी सिंगुलर है इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक। अब मान लो मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं अमीर की
रिस्पेक्ट होती है, अमीर की रिस्पेक्ट, ये मेरे को हिंदी थोड़ी कम आती है भाई, समझ गए ना, रिस्पेक्ट, अमीर की रिस्पेक्ट होती है, अमीर की रिस्पेक्ट होती है। अब आप मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट लिखना सही है क्या? आपको इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है क्या? हाँ, अब आप ये कहोगे सर ये अमीर लिखना गलत है, अमीरों की क्या होना चाहिए? अमीरों की, यानी अमीर नहीं, यहाँ पर अमीरों होना चाहिए। हाँ, तो आपने बोला कि अमीर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अमीरों। यानी अगर आपने इस एडजेक्टिव को देखा यहाँ पर, तो एडजेक्टिव को जैसे ही आपने सेंटेंस की शुरुआत में रखा, बेसिकली जैसे ही आपने अमीर को आगे रखा, तो यहाँ पर ये सिंगुलर आया, प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया, अरे हाँ आया ना। यानी बेसिकली अमीर हो कौन? वो लोग जो आपसे ज़्यादा अमीर है। बेसिकली अमीरों में बता रहा है वो लोगों को, पीपल, और पीपल बताओ प्लूरल होता है सिंगुलर होता है? प्लूरल, अरे हाँ है ना। तो इसमें क्या इंटरनल मीनिंग है किसका? पीपल का। तो जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव को लिखते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, तो दा लगा के एडजेक्टिव लिखा जाता है, तब वो क्या बनता है? उसका नाउन बनता है, सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? नाउन या सब्जेक्ट। और उस एडजेक्टिव में आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है? एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग ऑफ होता है। क्लियर ये बात? क्या ये बात समझ में आई क्या सभी को कि ये क्यों बना प्लूरल? तो आपने देखा कि यह लिखा है द रिच, तो रिच तो क्या अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन उसको आपने सेंटेंस के शुरुआत में लिखा है, तो द रिच की बात नहीं है, सारे रिच पीपल की बात हो रही है, तो इज नहीं, क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। यहाँ पर सारे के सारे अमीरों की बात हुई है, ठीक है ना, इसलिए आर आएगा। तो ध्यान रखें आप, कभी भी कोई भी एडजेक्टिव अगर आर्टिकल दा के सेंटेंस की शुरुआत में लिखा जाए, तो आप आर्टिकल दा के साथ लिखते हैं उसे, और वो होता क्या है? प्लूरल होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है आपका द द द पुअर्स प्लाइट इन इंडिया, द पुअर्स प्लाइट इन इंडिया इज वेरी। देखो, पुअर्स यानी गरीब लोगों की जो प्लाइट, प्लाइट मतलब दयनीय स्थिति है। अब स्थिति के बारे में लिखा है तो इज ही आना चाहिए, ये तो ठीक है। वेरी पैथेटिक, सो वी मस्ट डू समथिंग, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, नो एरर, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है। आप खुद बताओ, पुअर्स प्लाइट, प्लाइट क्या होती है? दया, कि पुअर्स की जो दयनीय स्थिति है कहाँ पर? इन इंडिया, तो स्थिति के लिए तो इजी आएगा ना। वेरी पैथेटिक, बहुत दयनीय। सो वी मस्ट डू, मस्ट के साथ वी वन है, कोई दिक्कत नहीं। समथिंग टू इम्प्रूव देयर, देयर किसके लिए? पुअर्स के लिए लिखा है, यानी प्लूरल है, इसलिए देयर ही आना चाहिए कंडीशन, तो नो एरर है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज ही हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ। देखो एक बात ध्यान रखेंगे, आपको मैंने एक शॉर्टकट सिखाया भी है, ई एन। क्या है भाई? ए ई एन। ई का मतलब क्या होता है? इनफ। ई का मतलब क्या होता है? इनफ। एन का मतलब क्या होता है? नाउन। और ए का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। तो आप इस रूल को याद रखेंगे कि कभी भी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखें, इनफ की जो प्लेसमेंट है ना, वो एडजेक्टिव के कहाँ आती है? बाद में। और नाउन से कहाँ आती है? पहले। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा है? इनफ। काइंड क्या होता है? ही के बारे में लिखा, वो कैसा है? काइंड। तो प्रोनाउन के बारे में लिखा, तो ये तो एडजेक्टिव है। इनफ इसके बाद है, यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव के बाद ही इनफ लिखा जाता है, और एडजेक्टिव के बाद ही इसने लिख रखा है। तो हमने आगे गए टू गिव 5 बिलियन रुपीज़। अब आपने देखा कि 5 क्या है? नंबर, बिलियन क्या है? यूनिट, रुपीज़ क्या है? नाउन। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लूरल नहीं, सिंगुलर ही आ रही है। टू अ पुअर। अब एक बात बताओ, यहाँ अ पुअर लिखा है और यहाँ लिखा है देयर रिहेबिलिटेशन, इसका मतलब यहाँ पर ए पुअर होना चाहिए था या द पुअर होना चाहिए था? भाई किसी एक पुअर को 5 बिलियन रुपीस दिए या सभी पुअरों को दिए? सभी को दिए, तो यहाँ पर ए नहीं द पुअर होना चाहिए था। ये क्या ये बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी को कुछ भी? नेक्स्ट वन इज द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट एज पीसफुल एंड प्लीजेंट एज दे आर पुअर्स। देखो एक बात समझो, द लाइफ, लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि ऑफ के बाद कुछ भी लिखा मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑफ एक प्रपोजिशन है, देखो कोई भी प्रपोजिशन लिखा मिलता है ना, और उसके बाद क्या लिखा मिलता है हमेशा? कोई भी नाउन, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका। क्या होता है उसका? वो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ जो नाउन लिखा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही आगे क्या लगानी पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ लिखा हुआ है लाइफ,
लाइफ ऑफ द रिच, अब द रिच तो प्लूरल है, लेकिन बताओ द रिच की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है उनकी की, लाइफ की हो रही तो इज ठीक है। नॉट एज पीसफुल एंड प्लीजेंट एज दैट ऑफ द पुअर्स, सही लिखा है, पुअर्स भी सही लिखा है यहाँ तो, द पुअर्स इन सो मैनी वेज, तो कोई दिक्कत नहीं, नो एरर इसमें भी, ठीक है ना। द पुअर के ऊपर अपोस्ट्रोफेस लिखा है, लगाने का मतलब है कि उसका पोजीशन दिखा रखा है कि उनकी लाइफ भी पुअर्स की लाइफ से कैसी है, अलग होती है सो मैनी वेज में। नेक्स्ट, आई स्टॉप ऑफ लेक्चर्स, तो देखो लेक्चर का कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये अपने आप में कौन सी नाउन है, कौन सी नाउन है बताओ। अरे ये वाली स्टॉक ऑफ लेक्चर्स कलेक्टिव नाउन, कौन सी नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन। लेक्चर्स का स्टॉक नहीं होता, लेक्चर्स का क्या होता है, कलेक्शन। और आप बताइए लेक्चर्स की क्या होती है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर, स्टॉक नहीं, क्या होता है, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ठीक है ना, तो स्टॉक लिखना गलत है। अगला लिखा है ही सॉ अ क्रू ऑफ शिप्स, शिप्स का क्रू थोड़ी होता है, क्रू, अरे शिप्स का होता है क्रू, क्रू तो वो होते हैं सेल्समैन, सेलर्स होते हैं, उनका सेलर्स का क्रू होता है। ये शिप्स का क्या होता है, फ्लीट, क्या बोलते हैं, शिप जहाँ खड़े होते हैं बहुत सारे, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज के बेड़े को फ्लीट कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारे जहाज खड़े होते हैं। तो इस तरीके से आपका नाउन खत्म है भाई, आप इसको जरूर देख लें, जितना भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, आप कल की वीडियो भी देख लेंगे इसमें। तो ये पूरे नाउन के चैप्टर्स का पूरा निचोड़ बता दिया इसमें, आप इसको अच्छे से देखें। अब मतलब टेंस की तरफ चलेंगे, मैं टेंस के कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, पहले आप उनको लिख लें, ठीक है ना, साथ के साथ लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेने, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद समझाएंगे इनको एक एक क्वेश्चन को। चलो, क्या ये बात है आ गई है सारी समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे बोलो। देख लो भाई। थैंक यू एवरीवन, कीप वाचिंग अस ऑन आईजे क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल, ठीक है। डाउट आया, बोलो क्या डाउट है, कौन बोल रहा है, कौन सा समझाए वापस, दिखाना मैम एक बार, कमेंट दिखाना मैम, क्या कमेंट है, लाइव ही चल, लाइव है ना अभी भी मैम, हाँ हाँ, एक बार देख, अरे बंद करो इसे, एक बार देख लो क्या कमेंट में, देखता हूँ। कौन सा नंबर क्वेश्चन समझाना है फिर से, लोकेंदर इस बार लाइव है क्या, ये आ रहा है क्या, लोकेंदर इसमें दोबारा कमेंट करो कौन सा नंबर क्वेश्चन समझाना है। आया क्या मैम कमेंट इसका, लाइव है वो, अच्छा अच्छा, क्या आया है, 46 नंबर, ठीक है। देखो भाई 46 नंबर दोबारा देखो लोकेंदर, क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, द पुअर्स प्लाइट, देखो ये जो पुअर लिखा है ना, द पुअर्स, समझ लो अब तुम ये, द पुअर्स प्लाइट, इसका मतलब ये कि सारे गरीबों की जो स्थिति है, प्लाइट, ठीक है ना, वो कैसी है इन इंडिया, कहाँ पर, इंडिया के अंदर जो सारे गरीबों की स्थिति है वो कैसी है, वेरी पैथेटिक, इज वेरी पैथेटिक लिखा है। अब आप इतना ध्यान रखें कि प्रपोजिशन जब भी लिखा जाता है ना, उसके बाद में हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो उस हेल्पिंग वर्ब का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस ऑब्जेक्टिव केस से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का लेना देना
नहीं होता। वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो शुरू में नाउन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आती है। तो अब आप यहाँ से बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पुअर्स लिखा हुआ है तो ये तो प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं है, पुअर के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन दिखा है प्लाइट के ऊपर, और दया या स्थिति के लिए क्या आता है, इजी आता है, तो ये इज बिल्कुल सही है। वेरी पैथेटिक, पैथेटिक होता है दयनीय, मर्सी जिसको दयनीय, इसका सिनोनिम क्या होता है, मर्सीलेस, ठीक है ना, मर्सी लिख लेना, दयनीय स्थिति है। सो वी मस्ट डू समथिंग, तो इसने लिखा जो, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं, समथिंग भी ठीक है। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव भी ठीक है। देयर कंडीशन, अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ देयर किसके लिए आया है, देयर आया है पुअर्स के लिए, ठीक है ना, पुअर तो प्लूरल है ना, इसके लिए। लेकिन उसकी बात यहाँ पर पुअर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उनकी स्थिति के लिए, और स्थिति के लिए क्या आएगा, इज, ठीक है। तो इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने एरर बताया तो गलत है, वो पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर दें। कोई कमेंट आया क्या? ओके आ गया, आ गया क्या उसका, ओके ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई टेंस का। यहाँ है होम का है इसमें ये, देखो भाई मैं टेंस के कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ पहले, ताकि आपको टेंस पढ़ाते टाइम दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन के टाइम। टेंस देखिए, देखो आपको टेंस वैसे नॉर्मल सभी को आते हैं, ठीक है ना, अरे सभी को आते हैं टेंस, इतना तो मैंने आपको पहले बताया। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही टेंस को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि टेंस में देखो, सारे टेंसों को मैं एक बार बता देता हूँ कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है। ऐसे नहीं, चलो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर हम बात कर लेते पहले इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूअस, और फिर परफेक्ट की। प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का, और हेल्पिंग वर्ब के नाम पर डू और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आप एक ये याद रखेंगे, इसमें बहुत बार एरर पूछा गया है सिंपल सा, कि डू डज के साथ में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के दे देगा, या हो सकता है डू डज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के दे देगा, एस या ई एस लिख देगा उसके साथ। तो आप ध्यान रखें डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन है, इसको चुप कराना एक बार, क्लास चल रही है लाइव यार। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा ये बात सभी को आती है, नहीं आती, कि फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस आया तो किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ये सभी को पता है, अरे ये सभी को आता है ना भाई। डू किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए, और डज के साथ वी वन किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए।
क्या यार, कब से बंद है आवाज़? अभी कमेंट में देखिए क्या। हम्म? बहुत देर से वैसे तो आपस समझा देंगे यार। टेंथ तुम क्या बैठे हो ऐसे ही पढ़ रहे हो और बता मैम वापस से पढ़ाना पड़ेगा क्या सारा? कहाँ तक आ रहा है? सब समझ जाएंगे, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। चलो देखो एक बार, भाई सॉरी आवाज़ चली गई थी, हमें पता नहीं लगा। अभी वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं वापस से बता देता हूँ इसे। सेंस का यूज क्या किसके लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसा टाइम जो कि सर्टेन हो, निश्चित हो, जिसमें आ जाता है आपका डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन और टाइम। जैसे सिंस डे की बात करूँ तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेनेसडे। टाइम की बात करूँ तो सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock। डेट की बात करें तो सिंस 18th अक्टूबर, ठीक है ना। इस टाइप से आप सबके साथ के मंथ का सिंस जुलाई, ठीक है ना। सीजन बात करें तो सिंस समर, सिंस विंटर। अगर बात करें किसकी, सारे हो गए, मंथ हो गया। ईयर सिंस 1997, 1947, इन सब के लिए सिंस का यूज होता है। बात करें पार्ट्स ऑफ अ डे की, तो पार्ट्स ऑफ अ डे क्या होता है, जो दिन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सिंस का। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डॉन। सिंस डॉन का मतलब क्या है? DAWN। इस डॉन का मतलब क्या है? DAWN। सिंस डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। क्या होता है भाई? अर्ली मॉर्निंग, यानी भोर का समय बोलते हैं इसे। कौन सा समय? भोर का समय। एक होता है सिंस डस्क, डस्क होता है अर्ली इवनिंग, यानी संध्या का समय, ठीक है ना। संध्या मतलब सांझ का समय, ठीक है ना, संध्या का समय। स्टेजेस ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ की जितनी भी स्टेजेस, जैसे सिंस चाइल्डहुड, बचपन का टाइम, सिंस अडोलसेंस, जवानी का टाइम, सिंस बुढ़ापा, ये सब किसके लिए आएगा? सिंस उसके लिए आएगा जब भी आप लाइफ ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करेंगे। तीसरा है, चौथा है आपका नेम ऑफ इवेंट या अकेजन, यानी कोई भी इवेंट हो या कोई भी अकेजन हो, कोई भी त्यौहार हो, उन सब के लिए आप किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग एनिवर्सरी, सिंस हिज बर्थडे, सिंस हिज इंसेप्शन, ठीक है ना, सिंस इनॉग्रेशन ऑफ द कॉलेज। तो इन सब के लिए आप किसका यूज करेंगे? सिंस का। अब अब आता है फोर का यूज। फोर का यूज किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी ऐसी चीज जो जिसका निश्चित नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? कभी भी सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेन के लिए पहला यूज होता है इंडेफिनेट ड्यूरेशन। किसके लिए करते हैं हम? इंडेफिनेट ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? फोर का। जैसे मान लो मैंने लिखा आपको अ लॉन्ग टाइम, कोई काम चल रहा है कब से? अ लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम बताओ, ये क्या फिक्स है क्या? ये डेफिनेट है, ये कब से चल रहा है? हमें पता ही नहीं कब से चल रहा है। तो लॉन्ग टाइम मतलब इंडेफिनेट ड्यूरेशन है, इसलिए क्या लगाया? फोर। दूसरा हम यूज करते हैं फोर का कहाँ पे? कोई भी आपको क्या लिखा मिल जाए, अगर आपको लिखा मिल जाए कोई भी नंबर, और नंबर के बाद क्या लिखा मिल जाए? कोई टाइम। नंबर के बाद अगर आपको टाइम लिखा मिले तो समझ जाना उसमें फोर का यूज होगा। जैसे मान लो आपको लिख दिया 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो टू क्या है बताना एक बार? नंबर, आवर्स क्या है? टाइम। तो ये हम यहाँ किसका यूज करेंगे? फोर का। किसका यूज करेंगे? फोर का। नंबर के साथ अगर टाइम लिखा मिल जाए तो हम किसका यूज करते हैं? फोर का। नेक्स्ट तीसरा यूज है आप फोर का क्या? कैलकुलेटेड टाइम के लिए।